जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के सबसे पेचीदा समझे जाने वाले, सबसे पेचीदा जो विषय, जो सबसे पेचीदा टॉपिक समझा जाता है उसके बारे में, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आज से पहले आपने कोपेन को रटा होगा। एग्जामिनर कभी भी यहां से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, AW प्रकार की जलवायु कहां मिलेगी, AS प्रकार की जलवायु कहां पे मिलेगी। आज हम लोग इस कोपेन का सारा संकट ही खत्म कर देंगे हमारी इस क्लास में। आज हम कोपेन को समझते हुए पूरा का पूरा कोपेन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, जिसका नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब रटना नहीं है, अब इसे समझना है। तो शुरू करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पहले थोड़ा सा कोपेन के बारे में जान लेते हैं। देखो, कोपेन जर्मन के रहने वाले विद्वान थे और कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1918 में प्रस्तुत किया, जिनका बार बार कोपेन ने संशोधन किया अपने जलवायु वर्गीकरण में, और संशोधन करते हुए अंतिम संशोधन दिया 1936 में। 1936 में कोपेन ने अपना अंतिम संशोधन दिया। इस संशोधन में कोपेन ने तापमान और वर्षा को प्रमुख आधार माना। ये आधार हमें यहां पर याद रखने होंगे, तापमान और वर्षा। कोपेन ने जो शब्द दिए उनका कुछ अर्थ निकलता है जो कि इनसे जुड़ा होगा। तापमान और वर्षा को आधार माना, और आधार मानते हुए कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 तो समूह में बांटा। सबसे पहले विश्व का 5 समूह में बांटा और 11 जलवायु प्रकार बताए, उन सभी को जोड़कर। इसके लिए कोपेन ने क्या किया, अंग्रेजी के कुछ संकेताक्षरों का प्रयोग किया, और प्रत्येक अक्षर का एक विशेष अर्थ निकलता है। ए का अलग अर्थ निकलेगा, बी का कुछ और अर्थ निकलेगा, सी का कुछ अलग। इस तरह से कोपेन ने अलग अलग अक्षरों का प्रयोग किया। सभी अक्षरों का क्या मतलब है, हम सारा कुछ अपनी इनमें समझेंगे, लेकिन इसके लिए हम 2-4 बातें और समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई सिद्धांत देता है, उससे पहले के सिद्धांतों का अध्ययन करता है, उसके पहले क्या किसी ने काम किया है। कोपेन ने भी इसके लिए कुछ नियमों को पढ़ा। कोपेन से पहले कोपेन ने एक और व्यक्ति का अध्ययन कर लिया जिसका नाम था केंडाल। केंडाल एक वनस्पति शास्त्री थे, और केंडाल ने वनस्पति शास्त्री होने के नाते विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया था। और कोपेन ने उस केंडाल के वनस्पति के जो अध्ययन था उसी को पढ़ा, उसी को समझा, और उसी को समझते हुए अपना जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन कोपेन ने वनस्पति के साथ जिन 2 आधारों को महत्व दिया वो तापमान और वर्षा भी थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोपेन ने विश्व को जिन भागों में बांटा वो कौन कौन से थे। देखिए, कोपेन ने 5 भागों में बांटा। 5 भाग कौन कौन से थे उन सब के बारे में हम यहां पर एक बार चर्चा करते हैं। यह है हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिण में 23.5 डिग्री। सबसे पहले इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हम लोग। इस क्षेत्र के लिए कोपेन ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है आपका ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए का यहां पर कोपेन ने प्रयोग किया। विषुवत रेखा के आसपास हमें पता है सर्वाधिक तापमान होता है, सूरज की सबसे सीधी किरणें यहां पर पड़ती है, यहां पर रेनफॉल वर्षा ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने की वजह से और यहां पर तापमान ज्यादा होने की वजह से कोपेन ने ए शब्द का प्रयोग किया। अब 2 शब्द हमारे सामने हैं, एक तो वर्षा ज्यादा हो रही है, दूसरा तापमान ज्यादा है। तापमान जिस क्षेत्र में ज्यादा होगा उसे हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहेंगे? उष्ण। यहां पर तापमान के साथ वर्षा भी ज्यादा है, यहां पर तापमान ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, वायु दाब यहां का कम है। तापमान की वजह से हमने कह दिया उष्ण कटिबंध, वर्षा ज्यादा है इसलिए हमने कह दिया उष्ण कटिबंधीय, और वर्षा के लिए जोड़ दिया आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु।
यानी कि कैपिटल का जो ए है हमारे लिए, उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद वाला जो दूसरा शब्द कोपेन ने प्रयोग किया, देखिए ए के बाद ये ए वाला जो एरिया है, इस यहां से 0 से ऊपर 23.5 ले सकते हैं आप इसको, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री इसको आप ले सकते हैं साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसके लिए कोपेन ने कहा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इससे ऊपर चलते हैं, दोनों ही गोलार्ध में सेम सिचुएशन होगी। ए के बाद हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, यहां पर दूसरा शब्द आएगा जिसका मतलब है, दूसरा वर्ड है बी। बी, सी, डी और ई, ये 5 बड़े अक्षर जो 5 समूहों की हमने चर्चा की है कि कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 समूह में बांटा, ए बी सी डी और ई, ये 5 अक्षर हैं। सबसे पहले हमने ए की बात कर ली, ए का मतलब पता लगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये जो ऊपर वाला ई है, ये है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र, और ध्रुवीय क्षेत्र पर आपको पता है सूरज की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर 12 महीने बर्फ जमा होता है, इसलिए ये कौन सी जलवायु हो जाएगी आपकी, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु, जहां पर बर्फ जमी होगी, अगर उससे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर हमें ठंड का अनुभव होगा, शीत का अनुभव होगा, सर्दियों का अनुभव होगा, हो सकता है कुछ महीने वहां पर भी बर्फ जमी हो। तो इस ई से सटा हुआ जो हमारा प्रदेश है डी, वो रहेगा आपके शीत जलवायु का भाग, शीत जलवायु। सी की अगर हम बात करें तो सी प्रदेश आप लोग देखिए, 2 प्रदेश इसके ऊपर है और 2 प्रदेश नीचे है, यानी कि शीत क्या है, बीच में है, दोनों के बीच में है, 2 ऊपर और 2 नीचे। बीच में होने की वजह से यहां पर दोनों ही तरह के प्रभाव हमें दिखेंगे। तो यहां पर एक शब्द तो बीच में होने की वजह से हो गया है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय, और शीत और उष्ण दोनों का ही प्रभाव रहेगा, इसलिए हम लोग कह देंगे मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण जलवायु। यानी कि जो सी प्रदेश है इसमें हमें जलवायु मिलेगी मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण जलवायु। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहां पर कैपिटल का बी। कैपिटल का बी बच्चे वो शब्द है जहां पर तापमान ज्यादा रहेगा लेकिन यहां पर वर्षा कम होगी। जो बी वाला शब्द है, ऐसे क्षेत्रों के लिए कोपेन ने प्रयोग किया है बच्चे जहां पर वाष्पीकरण वर्षा की अपेक्षा ज्यादा हो। जहां पर वाष्पीकरण वर्षा की अपेक्षा ज्यादा होगा वो जलवायु कहलाएगी आपके शुष्क जलवायु। तो बी शब्द का जो कोपेन ने प्रयोग किया है बच्चे, वो किया है आपके शुष्क जलवायु के लिए, शुष्क जलवायु। यही आधार आपका इधर भी होगा। तो यानी कि एक बार फिर से हम लोग सारा देखेंगे, ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु कौन सी, ऐसी जलवायु जिसमें आपका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, किससे, वर्षा से। अगर वर्षा से वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो शुष्क होगा, मरुस्थल मिलेंगे ऐसे भागों में। तो बी शुष्क जलवायु। सी दोनों के बीच वाला भाग है, इसलिए मध्य अक्षांशीय, शीत का भी प्रभाव रहेगा, उष्ण का भी प्रभाव रहेगा, शीतोष्ण जलवायु। डी ध्रुवीय, ई जलवायु से लगता हुआ क्षेत्र है तो शीत जलवायु का प्रदेश होगा, और ई हमारा ध्रुवीय जलवायु जहां पर 12 महीने बर्फ जमी होगी। ये हमारा वो डायग्राम है जिसे हमने नाम दिया है शक्तिमान डायग्राम। ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में छापना है। ये जो सारी जलवायु आप देखेंगे किसी एक पर्वत पर नीचे से ऊपर जाने के क्रम में भी मिल सकती है। बी वाला को अगर छोड़ दें हम, बी वाले पार्ट को, तो हिमालय पर बाकी चारों ही प्रकार की जलवायु आपको हिमालय पर्वत पर भी मिल जाएगी। ये सारे के सारे बड़े अक्षर हैं जिनका प्रयोग कोपेन ने किया। इन अक्षरों के अलावा कोपेन ने कुछ छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया है। हमें सभी अक्षरों का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे बड़े अक्षर जिनको हमने अभी इस डायग्राम में समझा है। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। बी शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु जहां का वाष्पीकरण ज्यादा है वर्षा से।
सी मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण जलवायु, डी शीत जलवायु। इस डी प्रकार की जलवायु के हम लोग एक शब्द और प्रयोग कर देते हैं, टेगा जलवायु। ये जो टेगा जलवायु बच्चे, ये टेगा जलवायु ऐसे क्षेत्रों पर होती है जहां पर वर्ष के किसी भाग में किसी महीने में बर्फ जमी हो, 12 महीने बर्फ ना जमी हो, किसी भाग में बर्फ जमी हो, जहां पर पेड़ पौधे कुछ वनस्पति मिलते हैं, वो होती है टेगा जलवायु। और अंतिम है हमारे पास ई जलवायु, जिसे हमने कहा है ध्रुवीय जलवायु, जहां पर 12 महीने बर्फ जमी हो। ये वो सारे के सारे बड़े अक्षर हैं ए बी सी डी ई, जिनके मतलब कोपेन ने अलग अलग बताया है। इनके अलावा कोपेन ने अंग्रेजी के कुछ छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। छोटे अक्षर कोपेन ने कौन कौन से प्रयोग किए हैं देखते हैं। कोपेन ने प्रयोग किया गया है छोटा वाला एफ। इस छोटे वाले एफ का जो मतलब है वो है फुल ऑफ रेन, फुल ऑफ रेन। जहां पर झमाझम बरसात होती है, जहां पर बहुत वर्षा होती है, फुल रेन होती है, उसके लिए कोपेन ने प्रयोग किया गया है छोटा एफ। कोपेन ने अगला शब्द यूज किया है छोटा वाला एम, एम फॉर मॉनसून। आज आप लोग एबीसीडी के अक्षरों का एक नया ही मतलब समझिए। पहले आपने एम फॉर मंकी पढ़ा होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे एम फॉर मॉनसून, एफ फॉर फुल रेन, एम फॉर मानसून। दो वर्ड हमें एक साथ समझने हैं यहां पर, छोटा वाला डब्ल्यू और छोटा वाला एस। इन दोनों का मतलब बच्चे ऑपोजिट सा रहेगा थोड़ा सा। छोटा डब्ल्यू जो है, स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब होगा विंटर ड्राई। और ये ड्राई किस सेंस में प्रयोग किया है? ये ड्राई क्या है? विंटर ड्राई से मतलब है जहां पर विंटर यानी सर्दियों में वर्षा ना हो। अगर सर्दियों में वर्षा नहीं होगी तो वर्षा कब होगी? वहां वर्षा होगी गर्मियों में। जिस क्षेत्र में, तो हम छोटे वाले डब्ल्यू का प्रयोग वहां करेंगे बच्चे जहां पर सर्दियों में वर्षा ना हो, गर्मियों में वर्षा हो। जहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी उसके लिए छोटा डब्ल्यू प्रयोग करेंगे। सेम बात करेंगे छोटे वाले एस। छोटे वाले एस का मतलब होगा बच्चे समर ड्राई। समर अगर ड्राई है, समर में अगर वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा कब होगी? विंटर में। ऐसे क्षेत्र जहां पर विंटर में वर्षा होगी उसके लिए यूज करेंगे छोटा वाला एस। इनके अलावा भी कोपेन ने कुछ और अक्षरों का प्रयोग किया है। जैसे कोपेन ने प्रयोग किया है एच, स्मॉल एच। एच को हम अपने लिए याद रखने के लिए सामान्य रूप से इसको बोल देंगे हॉट, यानी कि गर्म जलवायु। हम याद रखने के लिए एच को हॉट बोल देंगे, लेकिन कोपेन ने इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्र के लिए किया है जहां पर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। ऐसे क्षेत्र जहां का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, उन क्षेत्रों के लिए कोपेन ने प्रयोग किया गया है, एच शब्द का कोपेन ने प्रयोग किया गया है, छोटे वाले एच का। इनके अलावा कोपेन ने जिन और अक्षरों का प्रयोग किया गया है, एक है छोटा वाला जी। अगर हम कोपेन का वो भौगोलिक वर्गीकरण देखें, उसके अनुसार अगर हम यहां पर साइंटिफिक बात करें तो जी शब्द का कोपेन ने प्रयोग ऐसी जलवायु के लिए किया गया है जहां पर ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, बाद वर्षा ऋतु। यह कोपेन ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जहां पर वर्षा होगी, जो कि भारत में होती है, उसके लिए जी वर्ड का प्रयोग किया। लेकिन यह जलवायु भारत में जिस क्षेत्र में मिलती है वो होता है मैदान। हम हमारी सुविधा के लिए याद रखने के लिए इस जी का जो मतलब यहां पर निकालेंगे वो निकालेंगे जी फॉर ग्राउंड, क्योंकि हमें इसको याद रखना है, हमें इसे समझना है। तो यहां पर जी फॉर हम याद रखेंगे ग्राउंड, एच फॉर हॉट, एस फॉर समर ड्राई, डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई, एम फॉर मानसून, एफ फॉर फुल ऑफ रेन। इनके अलावा और कौन से शब्द थे जिनका प्रयोग कोपेन ने किया? इनके अलावा बच्चे कोपेन ने कुछ बड़े अक्षरों का भी प्रयोग किया गया, कैपिटल का डब्ल्यू और कैपिटल का एस। जो कैपिटल का डब्ल्यू है, इस कैपिटल के डब्ल्यू का प्रयोग कोपेन ने किया मरुस्थल के लिए, मरुस्थलीय जलवायु जो बहुत ज्यादा शुष्क होगी, जो मरुस्थलीय भाग होगा, उसके लिए कैपिटल का डब्ल्यू प्रयोग किया गया है। कैपिटल का एस जो प्रयोग हुआ है, यह हुआ है एस फॉर स्टेपी, स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु की अगर हम और व्याख्या करें तो यह जलवायु होती है आपके अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु।
जो कि अरावली के जस्ट पश्चिम में मिलती है। यानी कि कैपिटल एस स्टेपी, डब्ल्यू मरुस्थलीय जलवायु। ये शब्द आपको थोड़ा सा डब्ल्यू वाला याद रखना है। द कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होगा मरुस्थलीय जलवायु। इनके अलावा कोपेन ने और भी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। हम यहां पर सिर्फ उन्हीं शब्दों की चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग भारत में होगा, जो भारत की जलवायु में अप्लाई होंगे। एक शब्द और आता है यहां पर, छोटा वाला सी। छोटा वाला सी जो है बच्चे, इसका प्रयोग कोपेन ने ऐसे क्षेत्र के लिए किया है जहां पर 4 महीने, वर्ष के 4 महीने जो है वहां का तापमान, 4 महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। जहां पर वर्ष में 4 महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसके लिए कोपेन ने कहा है छोटा वाला सी। यानी कि इसका सीधा सीधा अगर हम मतलब लगाएं तो यह निकलेगा कि जहां की गर्मियों में भी ठंड हो। छोटे वाले सी से हम लोग मतलब लगा सकते हैं जहां पर गर्मियां भी मृदु हो, शांत हो, गर्मियों में भी सर्दी हो थोड़ी थोड़ी सी, 10 डिग्री सेल्सियस 4 महीने का तापमान, यानी कि जहां पर गर्मियां जो है वो आरामदायक रहें। तो हम इस छोटे वाले सी का मतलब अपने याद रखने के लिए रख सकते हैं बच्चे कोल्ड। C फॉर कोल्ड, G फॉर ग्राउंड, H फॉर हॉट, S फॉर समर। ये सारे शब्द वो हैं जिन्हें हम अभी आप खुद मुझे बताएंगे कि कहां पर कौन सी जलवायु होगी। आप खुद कैच कर पाएंगे इस चीज को कि सर यहां पर ये जलवायु मिलेगी, यहां पर ये जलवायु मिलेगी, भारत के किस भाग में कौन सी जलवायु मिलेगी। इन्हीं सारे शब्दों की कहानी हमें अप्लाई करनी है। अब ये जो हमने अभी समझा है, सारी की सारी कहानी हम लोग अप्लाई कर देते हैं भारत के ऊपर। एक शब्द और हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, टी। टी फॉर याद रखना है टुंड्रा। टी फॉर हमें याद रखना है टुंड्रा। टुंड्रा जो है बी और ई, इन दोनों के बीच वाला जो भाग है उसे हम लोग टुंड्रा कहेंगे। ई वो जहां पर बर्फ जमी होगी 12 महीने, डी वो क्षेत्र जहां पर कुछ भाग में, वर्ष के कुछ भाग में बर्फ जमी होगी, और इन दोनों के बीच वाला भाग जो है वो रहेगा आपका टुंड्रा प्रदेश। टी फॉर टुंड्रा प्रदेश। तो ये सारी कहानी हम लोग अप्लाई करेंगे भारत पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी कहानी हम लोग अप्लाई करेंगे भारत पर कि भारत में ये सारी जलवायु किस तरह से काम कर रही है। चलिए, देखिए, सबसे पहले हमने एक कहानी समझी है। देखिए, अगर हम लोग इस रेखा की बात करें जो मैंने भारत के नक्शे में आते ही बीचों बीच बना दी है, भारत के बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। अगर इस रेखा को मैं ध्यान से देखूं बच्चे, तो क्या ये मुझे कर्क रेखा के समानांतर नहीं दिखाई दे रही है? लगभग ये कर्क रेखा के समानांतर है। और हमने जो हमारा शक्तिमान डायग्राम बनाया है उसमें हमने कहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है वो होता है उष्ण कटिबंध। यानी कि उसके लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कैपिटल का ए। तो इस रेखा से नीचे जितने भी भाग आएंगे हम उनके लिए एक शब्द कॉमन बना देंगे, कैपिटल का ए, और इनका विभाजन कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, एक चीज हमारे समझ में आ गई, इस रेखा के नीचे जो भी भाग आएगा उसके लिए हम एक कॉमन वर्ड का प्रयोग करेंगे, ए। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे हमारा पहला वर्ड जो है ए, यहां पर लिख लिया है ए। इसके लिए भी सबसे पहले मैंने लिखा है ए, और इसके लिए भी मैंने सबसे पहले लिखा है ए। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा भाग उष्ण कटिबंध में आता है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है बच्चे, जिसको हम लोग एक जलवायु में नहीं बांध सकते। भारत के हर कोने में, हर हिस्से में अलग अलग तरह की जलवायु मिलेगी। उसके लिए हम लोग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले ए हमने चर्चा कर ली, इस वाले भाग को अभी हम खाली छोड़ रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए, भारत में अगर आपने जलवायु को पढ़ा है थोड़ा सा, तो भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है यहां से होता है केरल के मालाबार तट से। केरल के मालाबार तट में सबसे पहले मानसून पहुंचता है 1 जून के पास, और यहां पर एक पर्वत है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत,
उस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर इस पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर झमाझम वर्षा करता है, बहुत ज्यादा वर्षा करता है। इस भाग में यहां की जो औसत वर्षा होती है बच्चे 200 से लगभग 250-300 सेंटीमीटर तक यहां तक की वर्षा होती है। और यहां की जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा मानसून के जो 4 महीने होते हैं उनमें झमाझम वर्षा होती है इस क्षेत्र में। यानी कि एक शब्द जो यहां पर आएगा इस जलवायु के बारे में हमें यह पता लग रहा है कि इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा वर्षा मानसून में हो रही है। तो यहां की जो जलवायु होगी उसके लिए हम लोग बात कर देंगे एम के बारे में, यानी कि छोटा वाला एम मानसूनी जलवायु के लिए, एम फॉर मॉनसून। अच्छा, जो वर्षा हो रही है यह वर्षा इस क्षेत्र में हो कब रही है? ग्रीष्मकाल में, गर्मियों में वर्षा हो रही है। अगर गर्मियों में वर्षा हो रही है तो मेरा विंटर जो है, विंटर क्या है बच्चे? ड्राई है। अगर विंटर ड्राई है तो वर्षा समर में होगी। तो गर्मियों में वर्षा होने के लिए मैं यहां पर लिख दूंगा AMW प्रकार की जलवायु। कौन सी जलवायु हो गई? AMW प्रकार की। एग्जामिनर आपसे सीधा पूछ लेगा मालाबार तट पर किस प्रकार की जलवायु मिलेगी? तो मालाबार तट पर केरल में, कर्नाटक का दक्षिणी भाग जो हमारा कन्नड़ तट है, यहां पर जो जलवायु मिलेगी वो हमें समझ में आ गई, AMW प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, ये वाला जो भाग है, इस भाग में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है शीतकाल में। ये वाला जो हमारा तटीय प्रदेश है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट की 80% वर्षा होती है बच्चे लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून से यहां की वर्षा होती है जो कि आपके शीतकाल में होती है। इधर से इसी को बोल देते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून। इस लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। अरे शीतकाल में होती है तो समर क्या है? ड्राई। और समर अगर ड्राई है तो इसके लिए जिस शब्द का मैं प्रयोग कर दूंगा वो कौन सा होगा? समर ड्राई रहेगा तो शब्द क्या आ जाएगा यहां पर? शब्द आ जाएगा यहां पर एस। छोटा वाला एस। अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, स्मॉल एस, एस प्रकार की जलवायु जो है ये कहां मिलती है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है यही पूछा गया है एग्जाम में, या पूछ लिया गया है कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? एस प्रकार की जलवायु हमें मिलेगी कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर भाग पर। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का ज्यादातर भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात का कुछ भाग हो गया आपका, इसमें आपका तेलंगाना का भाग हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का इसमें भाग हो गया। इस भाग में जो वर्षा होती है बच्चे, वर्षा कब होती है इस पूरे भाग में? यहाँ वर्षा होगी ग्रीष्मकाल में। और गर्मियों में अगर वर्षा होगी तो समर क्या रहेगा? गर्मियों में अगर वर्षा होगी तो विंटर तो ड्राई रहेगा। समर में वर्षा हो रही है, अगर विंटर ड्राई है तो मैंने यहां पर लिख दिया AW। यानी कि इस प्रायद्वीपीय पठार के ज्यादातर, प्रायद्वीपीय भारत का जो ज्यादातर भाग है उसमें कौन सी जलवायु मिली मुझे? AW प्रकार की जलवायु। 3 हमारे जलवायु के पोर्शन यहां पर हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये अभी हमने छोड़ रखा है, इसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस ऊपर वाले भाग की, हिमालय वाले हिस्से की। हिमालय में 2 प्रकार की जलवायु हमें दिखाई देगी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से संबंधित। हिमालय में जहां पर ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हमें दिखाई देगी, इस भाग में लगभग 12 महीने बर्फ जमी होगी। तो यहां की जो जलवायु रहेगी वो रहेगी आपके ई प्रकार की जलवायु, कैपिटल का ई। और ये कैपिटल का ई है ध्रुवीय जलवायु। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जहां पर हमें ध्रुवीय जलवायु दिखाई देगी। लेकिन हिमालय का कुछ भाग ऐसा भी होगा जहां पर हमें ईटी प्रकार की जलवायु, उत्तराखंड वाला जो इलाका है, उत्तराखंड हिमाचल के बीच वाला ये जो थोड़ा सा भाग है, इस भाग में हमें जो जलवायु दिखाई देगी वो होगी ईटी प्रकार की जलवायु।
ईटी प्रकार की जलवायु। ईटी बोले तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु। ये दोनों ही जलवायु हमें हिमालय के लगभग सभी भागों में दिखाई देगी। हिमालय के जो लगभग अगर हम बात करें 5000 मीटर से अधिक ऊंचे वाले जो भाग हैं वहां पर हमें ई जलवायु मिलेगी। 3000 से 5000 मीटर के जो भाग हैं वहां पर हमें ईटी प्रकार की जलवायु दिखाई देगी, जिसे हम लोग टुंड्रा जलवायु कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है यहां पर हिमालय का पूर्वी भाग। हिमालय के पूर्वी भाग में अगर हम बात करें तो यह वो क्षेत्र है जहां पर 12 महीने बर्फ नहीं जमी होगी। अगर इसमें हम और देखें तो जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला भाग है वो विषुवत रेखा से दूर है। पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा के ज्यादा पास है। विषुवत रेखा के ज्यादा नजदीक होने की वजह से यह सूरज की रोशनी ज्यादा प्राप्त करेगा। अगर सूरज की रोशनी ज्यादा प्राप्त करेगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है औसत रूप से ज्यादा रहेगा, यहाँ पर 12 महीने बर्फ नहीं जमी होगी, तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो जलवायु हमें मिलेगी। सबसे पहला अक्षर होगा उसका डी। डी यहां पर हमें सबसे पहला अक्षर मिलेगा क्योंकि यहां की जलवायु शीत रहेगी, ध्रुवीय ना होकर शीत जलवायु होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात हम करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। जब बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून जाता है, इस भाग में प्रवेश करता है, तो यहां पर खूब वर्षा होती है, झमाझम वर्षा होती है इस क्षेत्र में। इसीलिए झमाझम वर्षा के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं बच्चे, उसका नाम है एफ, छोटा वाला एफ। स्मॉल एफ हमने यूज कर दिया क्योंकि यहां पर जो है लगभग 12 महीने तक थोड़ी थोड़ी झमाझम वर्षा होती रहती है, तो हमने यूज कर दिया फुल रेन। तीसरा जो वर्ड यहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि इस भाग में जो गर्मियां हैं वो भी मृदु होती है, शांत गर्मियां होती है। गर्मियों में तापमान इतना भी नहीं होता कि आप हाय तौबा मचाने लग जाओ, जैसा कि इस बार हमने उत्तर के मैदान वालों ने, राजस्थान वालों ने हाय राम इतनी गर्मी, तो ये सिचुएशन यहां पर नहीं होती है। यहां पर गर्मियां शांत होती है, मृदु होती है। अगर गर्मियां मृदु रहेगी, 4 महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, तो उस क्षेत्र के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करेंगे वो है छोटा वाला सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम का कुछ भाग, यहां पर जो जलवायु मिलेगी डीएफसी प्रकार की जलवायु। सीधा हमसे पूछ ले डीएफसी प्रकार की जलवायु कहां मिलेगी? पूर्वी हिमालय में मिलेगी, और पूर्वी हिमालय में भी अरुणाचल प्रदेश इसका मुख्य प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर डी आ गया है, यहां पर ए आ गया है, बच कौन सा वर्ड रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है बी शब्द, अपने पास बच रहा है सी शब्द। 2 शब्द अपने पास बच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच वाले भाग की। बीच में हमारे एक शब्द था सी। ऊपर ठंड है, नीचे गर्मी है, तो दोनों के बीच में गर्म और उष्ण यानी कि शीत और उष्ण दोनों का प्रभाव रहेगा, यानी कि मध्य अक्षांश स्थिति रहेगी। तो इस मैदानी भाग में हमने जो पहला वर्ड लिखा है वो है कैपिटल का सी। कैपिटल का सी हमने यहां पर लिख दिया। ये वाला जो मैदानी भाग है बच्चे वो है हमारे गंगा का मैदान, और इधर वाला जो भाग है अपने ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस मैदानी भाग में पहला वर्ड जिसकी हमने चर्चा की, क्योंकि ऊपर शीत है नीचे गर्मी है, दोनों के बीच वाला जो भाग है मैदानी भाग, उसमें मध्य अक्षांशीय जलवायु मिलेगी, जिसके लिए मैंने लिखा है यहां पर कैपिटल का सी। अब इस जो भाग है, ये हमारा जो भाग है, इस भाग में जो वर्षा होती है वो वर्षा कब होती है? तो यहां पर बच्चे विंटर मेरा रहेगा ड्राई, और समर में हो जाएगी वर्षा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है स्मॉल का डब्ल्यू, छोटा वाला डब्ल्यू। और क्योंकि ये मैदान है, मैंने कहा है कि जो मैदानी भाग है उसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करेंगे। जी कोपेन ने क्या बताया था? जी का मतलब, कोपेन ने बताया है बच्चे जी का मतलब कि जहां पर गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु आएगी उसके लिए जी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अपने पास तो ये ग्राउंड आ रहा है, तो हम इसके लिए लिख देंगे CWG प्रकार की जलवायु। गंगा का मैदान, असम घाटी, इनमें जो जलवायु मिलेगी वो होगी CWG जलवायु। यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है वहां की जलवायु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, असम वाला हिस्सा हो गया, इस पूरे भाग में कौन सी जलवायु मिलेगी हमें? CWG प्रकार की जलवायु। अब हमारे पास कौन सा वर्ड बच रहा है यहां पर? अब हमारे पास बच रहा है बच्चे बी। यहां पर वर्ड बी का प्रयोग हमने ऐसे क्षेत्रों के लिए किया था जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा हो और वर्षा कम हो। तो बी, हम इन 3 भाग जो हमारे पास बच रहे हैं इनमें हम लोग सबसे पहले प्रयोग करेंगे बी का। ये वाला जो पार्ट है अपने पास,
यह है आपका थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे कहा जाता है। अब मरुस्थल है तो हमें सीधा सीधा पता है कि यहां पर वर्षा जो है वो कम होगी, वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए इसके लिए हम सबसे पहले लिख देंगे बी वर्ड। इसके बगल में इससे लगता हुआ एक प्रदेश और है, ये भी इसी का भाई है, ये अर्ध शुष्क रहेगा, ये शुष्क रहेगा। यहां पर भी वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर भी मैंने लिख दिया है कैपिटल का बी। अच्छा, यहां का जो औसत तापमान रहेगा वो भी लगभग आपका 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। अगर यहां का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि यह क्षेत्र है मेरा हॉट प्रदेश, और हॉट प्रदेश है तो मैं इन दोनों के साथ क्या लिख दूंगा, एच लिख दिया है मैंने यहां पर। इस पूरे भूभाग में जो वर्षा होगी, जो वर्षा हो रही है, थोड़ी बहुत जितनी भी वर्षा हो रही है, वो वर्षा कब हो रही है, वो वर्षा हो रही है बच्चे मेरे गर्मियों में। और गर्मियों में अगर वर्षा हो रही है तो विंटर क्या है मेरा, ड्राई है, विंटर ड्राई। अब हमारे पास जगह बच रही है, एक शब्द और हम इसके लिए लिखेंगे। हमने अभी अभी देखा है कैपिटल का W जो है उसका प्रयोग हम लोग मरुस्थल के लिए करते हैं, और ये तो मेरा थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मरुस्थल के लिए मैं यहां पर प्रयोग कर दूंगा कैपिटल का W, और मेरी कहानी हो गई है यहां पर कंप्लीट। BWHW प्रकार की जलवायु कहां मिलेगी, अरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगी, थार के मरुस्थल में मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर इससे लगता हुआ प्रदेश है जिसे हम लोग कहेंगे अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु का प्रदेश, और इसी प्रदेश के लिए S4 स्टेपी, कैपिटल का S यहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग। तो मेरी दूसरी कहानी भी कंप्लीट हो गई। BSHW प्रकार की जलवायु, अरावली से जस्ट लगता हुआ जो भाग है, राजस्थान के पास अरावली का कुछ गुजरात का जो हिस्सा है, यहां पर मुझे मिलेगी अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति, जिसके लिए मैंने प्रयोग कर दिया है BSHW। इतनी कहानी होने के बाद हमारे पास अभी भी एक जो क्षेत्र है वो रखा हुआ है, वो बचा हुआ है, वो है ये वाला प्रदेश। इसकी कहानी क्या है, जब यहां से वर्षा होती है, अरब सागर का मानसून जब भारत में आता है और इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है, तो पश्चिमी घाट पर्वत का, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत है, और यहां से जब मानसून आएगा तो इस पर्वत से टकराकर इस भाग में तो ये खूब वर्षा करेगा, झमाझम वर्षा कर देगा, लेकिन जैसे ही इस पर्वत को ये पार करेगा, ये मानसून पार करेगा, वैसे ही इसमें दो चीजें होगी। एक तो इसकी आर्द्रता घट जाएगी, क्योंकि यहां पर बारिश हो गई तो आर्द्रता घट गई, नमी की मात्रा घट गई। अरे अपन एक बाल्टी पानी ले रहा वहां, आधी बाल्टी डुड़ गयो तो आधी बाल्टी बचो दूसरा के लेके, तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, इस पश्चिमी घाट को पार करेंगे, तो पश्चिमी घाट को पार करने के बाद एक तो बात हो गई कि आर्द्रता घट गई, और दूसरा जब हवाएं इस पश्चिमी घाट से नीचे उतरेंगी बच्चे, तो नीचे उतरती हुई हवाओं में तापमान बढ़ जाता है। जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने की वजह से जो है उसकी सापेक्षिक आर्द्रता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण इस भाग में वर्षा जो है बहुत कम होगी, और बहुत कम वर्षा होने के कारण, बहुत कम वर्षा होने के कारण ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर सिर्फ छाया ही पड़ेगी, बरसात नहीं पड़े, कम वर्षा पड़े। और किसका वृष्टि छाया प्रदेश है, मानसून की अरब सागरीय शाखा का। यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊं, जब हवाएं किसी भी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं, या बिना टकराए भी जब हवा ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठती हवाओं का तापमान बच्चे कम हो जाता है, और इसकी रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर घट जाता है। लेकिन अगर हम इसको ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि तापमान जो है आडियाबेटिक रेट से घटता है। जब ये हवाएं नीचे उतरेंगी तो तापमान बढ़ जाएगा, आर्द्रता घट जाएगी, जिसकी वजह से ये मेरा जो प्रदेश है ये अर्ध शुष्क रह जाएगा। और अर्ध शुष्क के लिए मैंने जिस वर्ड का प्रयोग किया है वही वर्ड मैं यहां पर प्रयोग कर दूंगा। इस क्षेत्र में मरुस्थल नहीं होगा, इसलिए W नहीं आया, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति होगी, जिसके लिए इस प्रदेश के लिए, इस वृष्टि छाया प्रदेश के लिए मैं प्रयोग कर दूंगा BSHW। यानी कि BSHW प्रकार की जलवायु दो जगह पर मिलेगी, एक तो पश्चिमी घाट के पवना विमुख ढाल पवन के पीछे वाला हिस्सा जो आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, और एक आपका अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है, वहां पर हमें BSHW या स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलेगी। ये था हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कोपेन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी, एक एक वर्ड का हमने मतलब देखा है। एक दो बार आप जब ये सारा कुछ पढ़ लोगे तो आपको कोपेन सारा ही अच्छे से समझ में आएगा और इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं होगा। एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप देखते हुए करोगे, उसको देखते ही आप लोग उड़ा दोगे कि ये जलवायु कहां पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।